हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपना आईसीआई का लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर 1 जो सीरीज बना चुका है, उसका हम लोग एमसीक्यू का रीजनिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन हिंदी इंग्लिश, और इंग्लिश में आई विल बी पुटिंग लेटर ऑन। ओके, तो सेम फॉर्मेट है, देयर आर सम केस सिनेरियोस। सबसे पहले कुछ केस सिनेरियोस हैं और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल एमसीक्यू। अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग अपनी तरफ से पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद आप मेरा आके डिस्कशन देखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले ही देख लोगे तो फिर अपना दिमाग इतना ज़्यादा लगा नहीं पाओगे। ठीक है, आरटीपी का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अब मैं मॉक टेस्ट पेपर का भी डालने जा रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है, केस सिनेरियो है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर है? इन्वेस्टमेंट फंड और उसके इन्वेस्टर्स की टैक्सेबिलिटी के ऊपर है। और यहाँ पर 2 फंड दिया है इंस्टीट्यूट ने, एक फंड 1 है, एक फंड 2 है, और इन दोनों के ऊपर 2-2 क्वेश्चन डाले इन्होंने। ठीक है, तो अब जरा पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बोल देता हूँ जो हमने क्लास में भी पढ़ी थी, कि इन्वेस्टमेंट फंड के केस में जो पीजीबीपी इनकम होती है वो फंड के हाथ में टैक्सेबल होती है, और बाकी सारी इनकम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होती है। बी वेरी केयरफुल। पीजीबीपी इनकम पे कौन टैक्स भरेगा? फंड भरेगा, और बाकी सारी इनकम पे इन्वेस्टर भरेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पॉइंट नंबर 1, विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट फंड 1 फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। तो इन्वेस्टमेंट फंड 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 22-23 में, इन्वेस्टमेंट फंड पे किसके हाथ में कितनी इनकम आएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड 1 के केस में किसके हाथ में कितनी इनकम आएगी। देखो, तो ये जो पीजीबीपी इनकम है ना, इस पे तो फंड टैक्स भरेगा। ठीक है, इस पे फंड टैक्स भरेगा। और ये जो अदर इनकम है ना, कितने की है? 28 लाख रुपए की। उसमें कितने यूनिट होल्डर्स है? 35 यूनिट होल्डर्स है। तो 28 लाख को मैं अगर 35 से डिवाइड करूं तो आता है 80,000 रुपीज ईच यूनिट होल्डर। तो इन्वेस्टमेंट फंड कितने पे टैक्स भरेगा? 14 लाख रुपए पे, क्योंकि बिजनेस इनकम पे इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स भरता है। और जो अदर इनकम्स है, एलटीसीजी, आईएफओएस, या अगर एचपी होता तो वो भी, तो वो सब इनकम पे कौन? 35 यूनिट होल्डर्स टैक्स भरेंगे इक्वली, क्योंकि इक्वल यूनिट होल्डर है, सबके पास 2-2 यूनिट्स है। ठीक है, तो 28 लाख पूरा टोटल इनकम है, वो सारे यूनिट होल्डर्स में बटेगा, डिवाइडेड बाय 35 यूनिट होल्डर्स, 80,000 ईच। देयरफॉर पहले का आंसर क्या आएगा? 14 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फंड। ओके, एंड 80,000 कैसे आया? 28 लाख डिवाइड बाय 35 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर। वो हर एक यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन द कंपोनेंट ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। देखो, इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स भरता है? पीजीबीपी फंड। सिर्फ पीजीबीपी इनकम पे टैक्स भरता है, बाकी सब इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। उसको बाकी इनकम्स पे टैक्स भरने की जरूरत है ही नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है, उसका टैक्स रेट पूछ रहा है। तो अपन ने क्लास में किया है, टैक्स रेट क्या होता है। अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म है, फर्म विल इंक्लूड एलएलपी ऑल्सो, अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म है तो वो लोग टैक्स भरेंगे नॉर्मल रेट के हिसाब से। नॉर्मल रेट मतलब कंपनी और फर्म का नॉर्मल रेट क्या है? कंपनी का नॉर्मल रेट 30% है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में 25% है, लेकिन फर्म और एलएलपी का तो हमेशा 30% है। अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म है या एलएलपी है तो नॉर्मल रेट, या अदर देन ये दोनों है तो फिर आपको एमएमआर पे टैक्स भरना है। यहां पर हमारे केस में इन्वेस्टमेंट फंड एक एलएलपी है, तो उसका टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 30% प्लस जो भी सेस वेस लग रहा है वो लगेगा। ठीक है, चेक कर लो। अब चलते हैं तीसरे एमसीक्यू की तरफ। अब इन्वेस्टमेंट फंड 2 की इनकम बताना है। देखो, इन्वेस्टमेंट फंड 2 के अंदर क्या हो रहा है पता है? इन्वेस्टमेंट फंड 2 के अंदर है ना, 10 लाख का उसको बिजनेस लॉस है, तो वो बिजनेस लॉस सबसे पहले आईएफओ से सेट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये बिजनेस लॉस आईएफओ से सेट ऑफ हो जाएगा, 4 लाख रुपए का लॉस बचेगा, वो कैरी फॉरवर्ड करो और कुछ नहीं। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड, तो बिजनेस लॉस आईएफओ से सेट ऑफ कर लो, जो बचा हुआ वो कैरी फॉरवर्ड करना। कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? फंड ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वो है ना, आप इन्वेस्टर को दे दो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर देखो 12 महीने से ज्यादा यूनिट होल्ड करता है ना। अगर इन्वेस्टर कम से कम 12 महीने के लिए यूनिट होल्डर करता है ना, तो अदर इनकम का जो भी लॉसेस है ना, एचपी लॉस, सीजी लॉस, वो आप इन्वेस्टर को पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, पीजीबीपी लॉस आप इन्वेस्टर को पास ऑन नहीं करोगे, पीजीबीपी लॉस आप खुद ही रखोगे, फंड खुद ही रखेगा, इन्वेस्टर को पास ऑन नहीं कर सकता है। इन्वेस्टर को अदर लॉसेस पास ऑन कर सकता है, एचपी लॉस, सीजी लॉस पास ऑन कर सकता है, अगर इन्वेस्टर 12 महीने या उससे ज्यादा पुराना है तो। क्वेश्चन में लिखा है ऑल यूनिट होल्डर्स हैव हेल्ड द यूनिट फॉर मोर देन अ ईयर, देयरफॉर ये 20 लाख रुपए आप इन्वेस्टर को पास ऑन कर दो। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय हर एक यूनिट होल्डर के पास वो 50 यूनिट होल्डर है। ठीक है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 विल कम टू 40,000। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? 4 लाख रुपया फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा और 40,000 रुपए का लॉस इन्वेस्टर को दे देंगे। ठीक है, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, ये है बिजनेस लॉस ऑफ 4 लाख। कैसे आया?
10 लाख का लॉस 6 लाख के इनकम से सेट ऑफ कर लो आईएफओएस से, 4 लाख फंड को कैरी फॉरवर्ड करेगा और 40,000 रुपए का लॉस इन्वेस्टर को दे दो, इन्वेस्टर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चेक कर लो। ठीक है ठीक है, तो चौथे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं सब। अब चौथा एमसीक्यू जो है ना वो अगले साल की बात कर रहा है, अगले साल मतलब 23-24 की। इन 23-24 इन्वेस्टमेंट फंड एज अ बिजनेस इनकम ऑफ 15 lakhs एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 25 lakhs। तो फिर टोटल इनकम क्या होगी? ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड की। देखो, अगर अगले साल इन्वेस्टमेंट फंड की बिजनेस इनकम 15 लाख है, ठीक है, और पिछले साल का 4 लाख रुपए का लॉस वो कैरी फॉरवर्ड करके लाएगा, तो वो लॉस इसको सेट ऑफ करने मिलेगा बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। तो 15 में से 4 लाख निकाल दोगे तो 11 लाख रुपए उसकी अगली इनकम, साल की इनकम हो जाएगी। चेक करो, यही है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगले साल की उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 15 लाख रुपए उसकी अगले साल की पीजीबीपी, और पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा, तो 11 लाख रुपए उसकी इनकम हो जाएगी, टोटल इनकम अगले साल की। चेक कर लो। तो चलिए अगले केस सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो केस सिनेरियो है वो पूरा का पूरा पेनाल्टी के ऊपर बनाया है, पेनाल्टीज के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये एसएससी एक कंपनी है, उसका टैक्स रेट 30% है और उसने लॉस डिक्लेयर किया है 14 लाख रुपए का। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद उसके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सीए ने 50,000 रुपए का डिसअलावेंस मारा है। ठीक है, बोला पर्सनल एक्सपेंसेस। अब एसएससी उसको नहीं मानता है, एसएससी ने वो डिसअलावेंस को इग्नोर किया और उसका डिडक्शन ले लिया। ठीक है, देखो सीए ने रिपोर्ट किया 50,000 रुपए का डिसअलावेंस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन एसएससी आईटीआर में उसका डिडक्शन क्लेम करता है। अब आप लोग खुद बताओ, जब सीपीसी में ये सॉफ्टवेयर रिटर्न प्रोसेस होने जाएगा, ये रिटर्न जब सॉफ्टवेयर में प्रोसेस होने जाएगा, सॉफ्टवेयर पकड़ के ऐड बैक कर देगा कि नहीं कर देगा? ठीक है, ये इनकरेक्ट क्लेम अपार्ट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न की लिस्ट में आता है कि नहीं आता है? आता है, उसके एंड में आता है, देखो लास्ट 3 पॉइंट में। तो ये सॉफ्टवेयर ऐड बैक कर देगा। तो सबसे पहला सवाल इसी के ऊपर है, सॉफ्टवेयर ने उसको ऐड बैक कर दिया, तो 14 लाख रुपए के लॉस में सॉफ्टवेयर ने 50,000 रुपए का ऐड बैक कर दिया, तो आपकी इनकम प्रोसेस्ड हो गई 13,50,000 रुपीज पे। तो सवाल पहला ये उठ रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर ने ऐड बैक किया, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर है, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्या सॉफ्टवेयर ने जो ऐड बैक किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेनाल्टी ऑन एडिशन ऑफ 50 लाख टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर इज करेक्ट? क्या सॉफ्टवेयर ने जो 143(1) में जो ऐड बैक किया, क्या उस पर पेनाल्टी लगती है 270A की? नहीं लगती है। 270A की पेनाल्टी किस पे लगती है पता है? जब एओ असेसमेंट में कुछ ढूंढता है, या तो 143 असेसमेंट में, या तो 144 असेसमेंट में, या तो 147 असेसमेंट में, एओ अगर असेसमेंट में कुछ ढूंढेगा तब जाकर 270A की पेनाल्टी लगती है। 270A की पेनाल्टी कभी भी रिटर्न प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो एडिशन होता है उस पे नहीं लगती है। एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर 3, सिंस द एडिशन ऑफ 50,000 इज एन एडजस्टमेंट रेफर्ड इन 143A1, नो पेनाल्टी इज लेविएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एडिशन। नहीं लगेगी पेनाल्टी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है, यह है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। अब पूरा पेनाल्टी कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। What is the penalty leviable under 270A as a consequence of assessment under 143(3) if the addition was not on account of misreporting? Misreporting नहीं है, ये अंडर रिपोर्टिंग है। तो अंडर रिपोर्टिंग के केस में कितनी पेनाल्टी लगती है? 50%। अब जब 143(3) का असेसमेंट हुआ तब तुम्हारी इनकम कितनी थी? 143(3) का जब असेसमेंट हुआ तो इनकम हो गई 10,50,000। उससे पहले कितनी थी? मतलब वो लॉस ही है, मतलब लॉस घट गया। तो फॉर्मूला क्या है अंडर रिपोर्टेड इनकम का? इनकम प्रोसेस्ड माइनस इनकम, सॉरी, इनकम असेस्ड। इनकम असेस्ड कितना है? 10,50,000 माइनस इनकम प्रोसेस कितना है? माइनस ऑफ 13,50,000। देयरफॉर फॉर्मूला क्या आएगा? इनकम असेस्ड 10,50,000 माइनस ऑफ माइनस इनकम प्रोसेस 13,50,000, दिस विल कम टू 3 लाख रुपीज। और याद करो, जो लॉस वाला केस होता है ना, उसमें टैक्स डायरेक्ट निकालने का रहता है, तो इस पे डायरेक्टली टैक्स निकालो। कितना? 31.2%, क्योंकि टैक्स रेट कंपनी का 30% दिया है क्वेश्चन में। लॉस वाले केस में अगर लॉस घट जाता है डायरेक्ट टैक्स निकालने का, अगर लॉस घटकर इतना घट जाता है कि इनकम में कन्वर्ट हो जाता है तो भी डायरेक्ट टैक्स निकालने का, उसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, टैक्स ऑन समथिंग प्लस समथिंग माइनस टैक्स ऑन समथिंग, वो सब करने की जरूरत नहीं है। वो सब जब पॉजिटिव केसेस है तभी करना होता है। लॉस वाले केस में डायरेक्ट टैक्स निकालो। 3 लाख पे 31.2% टैक्स आएगा, 93,600। मिस रिपोर्टिंग का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो 50% पेनाल्टी 46,800। चेक कर लो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 46,800। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7,
147 के टाइम पे जब पकड़ा तब क्या होगा, और यहां पर मिस रिपोर्टिंग मान के चलो, तो अब 147 के टाइम पे कितना पकड़ा, आपकी इनकम पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव इनकम असेस्ड माइनस नेगेटिव इनकम प्रोसेस्ड अर्लियर, असेस्ड अर्लियर, तो नेगेटिव इनकम पहले कितनी असेस हुई है, देखो, तो इनकम असेस्ड अंडर 147 माइनस ऑफ माइनस इनकम असेस्ड अंडर 143 अर्लियर, तो ये हो जाएगा 12.5 लाख पॉजिटिव, यस और नो, तो ये 12.5 लाख पॉजिटिव हो जाएगा, उस पर 31.2% टैक्स निकालो, और फिर उस पर 31.2% टैक्स, डायरेक्ट टैक्स निकालने का, अगर लॉस वाले केस में डायरेक्ट टैक्स निकालने का, मगजमारी नहीं, जो भी अंडर रिपोर्टेड इनकम है वही डीम टू बी टोटल इनकम है, उस पर टैक्स निकालो और उस मैटर क्लोज करो। 12.5 लाख पे टैक्स निकाला 31.2%, 3,90,000, उस पे 200% पेनाल्टी लगा दिया, 200% पेनाल्टी कितना आ जाएगा, 7,80,000 आ जाएगा, 3,90,000 का डबल चेक कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट द एडिशंस आर मेड इन द ऑर्डर अंडर 147 आर नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, मान लो वो मिस रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है, मान लो ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है, मतलब ये अंडर रिपोर्टिंग है, बट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, मतलब ये 50% वाला केस है, ऐसा सोचो। Now Z seeks to claim immunity from imposition of penalty under 270A and initiation of proceeding under 276C of the Act by filing an application in this regard before the assessing officer. What are the other conditions that need to be satisfied by Z in this regard? तो देखो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 270AA के अंदर, याद आता है इम्यूनिटी दे सकता है एओ आपको, लेकिन एओ आपको सिर्फ 50% वाले केस में इम्यूनिटी दे सकता है, 200% वाले केस में इम्यूनिटी देने का पावर नहीं है एओ के पास। इसीलिए क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोलता है कि अज्यूम करो कि भाई ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है, मिस रिपोर्टिंग वाले केस में एओ आपको इम्यूनिटी दे ही नहीं सकता है, वो इम्यूनिटी सिर्फ आपको अंडर रिपोर्टिंग वाले 50% वाले केस में दे सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन बोलता है पहले अज्यूम करो कि ये अंडर रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग नहीं है, और बताओ कि भाई इसको क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसको तो पहले टैक्स भरना पड़ेगा और इंटरेस्ट भरना पड़ेगा विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड, ये एक कंडीशन है, जाकर चेक करना। दूसरा कंडीशन है उसको असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं करना है, वो अपील नहीं करेगा, वो जो असेसमेंट ऑर्डर है ना उसके अगेंस्ट वो अपील नहीं करेगा, फिर राइट टू अपील वेव कर देगा वो, तब जाके कर सकता है। दो कंडीशन है ये और ये, बाकी सारे कंडीशन फालतू है, ये सब कुछ लॉ में लिखा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चेक कर लो। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ एक आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो के ऊपर। आउट ऑफ द एडिशन ऑफ 3 लाख मेड बाय ऑर्डर अंडर 143(3), तो या 143(3) में 3 लाख का एडिशन हुआ है ना, यहां पर दिख रहा है ऊपर वाला, हाँ इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलो देखते। An amount of 1 lakh is on account of false entry deliberately made by Z in its books of accounts. तो उसमें से जो 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए फॉल्स एंट्री है, तो फॉल्स एंट्री के लिए अलग से पेनाल्टी लगती है, याद है 271 AAD, याद है कि नहीं? तो 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी और प्रोसिक्यूशन भी लगेगा 271 AAD के अंदर और प्रोसिक्यूशन 276 के सी के अंदर, चेक करो। तो अपार्ट फ्रॉम द पेनाल्टी अंडर 270A, 270A तो लगना ही है उस पे, 270A तो 3 लाख पे लगना ही है, साथ साथ में 1 लाख रुपए पर उसको क्या लग जाएगा, 271 AAD की पेनाल्टी, और प्रोसिक्यूशन लग जाएगा 276C के अंदर। जाकर चेक करो, फॉल्स एंट्री पे 1 लाख रुपए की पेनाल्टी, जितना भी फॉल्स एंट्री मारोगे उतने की पेनाल्टी लगेगी। 10 लाख की फॉल्स एंट्री मारोगे तो 10 लाख की पेनाल्टी, 50 लाख की मारोगे तो 50 लाख की पेनाल्टी, चेक कर लेना जाके प्रोविजन, ये लिखा गया कानून में, ठीक है। 271 AAD, ये भी कोई बहुत ज्यादा पुराना प्रोविजन नहीं है, फाइनेंस एक्ट 20 में ही आया था, ठीक है। तो यहां पर जाकर आपके सारे केस सिनेरियो एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। अब यहां पर इंडिविजुअल एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने डाला है, वो भी देख लेते हैं। यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, वो पेमेंट कर रहा है किसको, एक फॉरेन कंपनी को, कितना, 5 लाख रुपया, ठीक है। तो कितना परसेंट टीडीएस कटता है, याद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर लोन लेता है तो 5% टीडीएस है प्लस 4% सेस 5.2%, ठीक है। तो जब उसको पेमेंट करेगा तो कितना टीडीएस काटेगा वो, 5% है ना, 194 LB, याद आता है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से लोन लेता है तो टीडीएस कितना काटता है, सेकंड इंटरेस्ट है 115A में, सेकंड इंटरेस्ट था 115A2, तो 5% इंटरेस्ट 5% टीडीएस, ठीक है। अच्छा
अब एक और फॉरेन कंपनी है जिसको वो पेमेंट कर रहा है, लेकिन दूसरी फॉरेन कंपनी नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में है, एनजे में। तो एनजे में अगर बंदा लोकेटेड है तो फिर उस केस में तो आपको 31.2% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा, याद आता है। तो अगर नॉर्मल जगह पर है बंदा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5% प्लस 4%, और एनजे में लोकेटेड है अगर फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट जो भी है तो 31.2% का टीडीएस कटेगा, चेक करना। सो 5.2% इज अट्रैक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 5 लाख, ये पहले वाले पे 5%, और ये जो दूसरा वाला जो फ्रैंक को पे कर रहा है जो एनजे में लोकेटेड है, एनजे वालों के लिए भाई हायर टीडीएस रेट है 31.2%, 30% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा, मतलब काटना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 टीसीएस के ऊपर है। टीसीएस आएगा कि नहीं आएगा? आप बाहर घूमने जा रहे हो, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम 3 लाख रुपए का, टीसीएस आएगा? आएगा। कितना? 5% और एंटायर 3 लाख। ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम पे 7 लाख का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये 3 लाख रुपए पे पूरा 5% का टीडीएस आएगा। 1 लाख रुपए का, 1 रुपए का, एक बूटी कौड़ी का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है ओटीपीपी पे। ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम पूरा टैक्सेबल है 5% पे, इस पे 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा। दूसरा, आपने एक एसबीआई से लोन लिया है और लोन लेकर पैसा बाहर रेमिट किया है हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख, हां, तो यहां पर आपको 7 लाख का एग्जेम्पशन भी मिलेगा, मतलब सिर्फ 3 लाख पे टीसीएस कलेक्ट होगा, और वो भी सिर्फ 0.5% पे, क्योंकि अगर कोई इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर बाहर भेजता है तो उस पे से आपको एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहा है, कोई और पर्पस के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए, तो 7 लाख का एग्जेम्पशन भी है और 0.5% का रिलैक्स रेट भी है। 5% नहीं लगेगा, सिर्फ 0.5%। तो 3 लाख पे पूरा 5% और बचे हुए 3 लाख पे 0.5% चेक कर लो। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लोग है, एक तो मिस्टर राजेश है जो टेक्निकल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनका टर्नओवर है 45 लाख। तो मिस्टर राजेश क्या फॉलो करेंगे? 44 एडीए। ठीक है, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो झक मरा के 44 एडीए फॉलो करना पड़ेगा। और राजेश का एक फर्म है मैसेज राजेश एंड फर्म, वो भी क्या टेक्निकल कंसल्टेंसी का सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका भी टर्नओवर 50 लाख से कम है, वो भी 44 एडीए फॉलो करेगा। तो राजेश भी टेक्निकल कंसल्टेंसी करता है, उसका फर्म भी टेक्निकल कंसल्टेंसी करता है। राजेश का टर्नओवर भी 50 लाख से ज्यादा नहीं है, उसके फर्म का टर्नओवर भी 50 लाख से ज्यादा नहीं है। राजेश को भी बुक्स मेंटेन नहीं करना है, उसके फर्म को भी बुक्स मेंटेन नहीं करना है, तो राजेश और उसका फर्म दोनों के दोनों 44 एडीए फॉलो करेंगे। और अगर दोनों 44 एडीए फॉलो करेंगे तो दोनों को साल में एडवांस टैक्स एक ही बार भरना है ऑन 15th ऑफ मार्च, याद करो, चेक करो यहां पर, एडवांस टैक्स 4 बार भरने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर पॉइंट नंबर ए है, चेक कर लो, एडवांस टैक्स एक ही बार भरने की जरूरत है, चेक कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक नॉन रेसिडेंट ने जीडीआर खरीदा। ठीक है, कितने जीडीआर खरीदा? 500 जीडीआर खरीदा। अब उसमें से 300 जीडीआर उसने दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दिया, तो एक एनआर ने दूसरे एनआर को जो भी जीडीआर ट्रांसफर किया वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसमें से 200 जीडीआर उसने रेजिडेंट को ट्रांसफर करा, नॉट ऑर्डिनरी है तो क्या हुआ, रेजिडेंट है ना, तो जो रेजिडेंट को ट्रांसफर किया 200 जीडीआर उस पे टैक्स लग जाएगा। तो 300 जीडीआर पे नो टैक्स और 200 जीडीआर पे 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन अंडर 115 एसी। जीडीआर इज टैक्सेबल अंडर 115 एसी, गो एंड चेक। जीडीआर की टैक्सेबिलिटी 115 एसी में टैक्स होती है, तो कितना टैक्स लगेगा? 10%। जो एनआर को ट्रांसफर कर रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन जो एनआर रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है उस पर 115 एसी में 10% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के, क्योंकि बेनिफिट ऑफ सेकंड प्रोविजन टू 48 इज नॉट अवेलेबल। गो एंड चेक प्लीज। ओके, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 94B के ऊपर है। तो एसएस लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसने 90 करोड़ रुपए का लोन लिया है फ्रॉम TMINC, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड लंदन एट द रेट ऑफ 10%, तो 9 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, द लोन इज रीपेबल ओवर 5 ईयर, द लोन इज गारंटीड बाय TYINC इन यूके, मैसेज TDINC ए नॉन रेसिडेंट होल्ड्स 40% शेयर्स ऑफ द वोटिंग पावर बोथ इन एसएस लिमिटेड एंड TYINC। ठीक है, तो इसका देखो, अभी अगर आप इसका पूरा साइकिल बनाओ, पहले इधर एक साइकिल बना लेते। ठीक है, ये कौन किस में क्या होल्ड कर रहा है, एसएस किधर है? इंडिया में है। ठीक है, एसएस इंडिया में है। अब
टीएम ने अपने को लोन दिया है, अभी यहाँ पे जगह भी नहीं है साला इतना, कहाँ बनाऊं मैं इसको, यहाँ ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है। एसएस इंडिया में अपने को लोन किसने दिया है? टीएम ने दिया है, ठीक है। टीएम ने अपने को लोन दिया है। नाउ द लोन इज गारंटीड बाय टीवाई आईएनसी। अब टीवाई आईएनसी ने लोन को गारंटी किया है, टीवाई आईएनसी ने इसको गारंटी दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The loan is guaranteed by TY INC incorporated in UK. Mrs. TD INC, a non-resident, holds 40% of voting power in SS. अब एक और आ गया है TD। अब वो 40% होल्ड कर रहा है किसमें? बोथ SS एंड TY। तो ये इसमें भी 40% होल्ड कर रहा है और ये इसमें भी 40% होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो बराबर से पूरा सिनेरियो पहले देख लो। एसएस इंडिया में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एसएस इंडिया में टीएम आईएनसी ने अपने को लोन दिया, ठीक है। टीएम आईएनसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड लंदन, दे हैव गिवन अस लोन। ये टीएम ने लोन दिया, ठीक है, अपने को लोन दिया। तीसरी चीज, पहले सर्कल समझना बहुत जरूरी है। गारंटी किसने दिया? टीवाई ने दिया, टीवाई ने गारंटी दिया। उसके बाद टीडी एक नॉन रेसिडेंट कंपनी है जो एसएस और टीवाई दोनों में होल्ड कर रही है। ये इसमें भी होल्ड कर रही है, इसमें भी होल्ड कर रही है, ठीक है। और ये अपने को लोन दे रहा है, तो इस पर भी 94 भी लग जाता है। याद करो, याद आता है आपको? याद आता है? इस पर भी 94 भी लग जाएगा। तो अगर इस पर 94 भी लगेगा तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? अच्छा, अभी आप पूछोगे सर इस पे कैसे 94 भी लगे? ये लगेगा ना, अभी टीवाई भी मेरा एसोसिएट एंटिटी बन गया। कैसे? क्योंकि अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी में 40% होल्ड करता है और तीसरे एंटिटी में भी 40% होल्ड करता है, तो हम दोनों भी बन जाएंगे एसोसिएटेड। ये जो टीडी है, बराबर से देखो जरा, कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। ये जो टीडी है, ये टीवाई में 40% होल्ड कर रहा है, एसएस में 40% होल्ड कर रहा है, तो ये दोनों भी बन गए ना एसोसिएटेड। अब अगर एसोसिएटेड एंटिटी ने किसी को गारंटी दिया और वो अपने को लोन देता है, तो वो भी तो 94B में कवर हो जाएगा। यस और नो? ये डायग्राम आप देख लो बराबर से, ठीक है। नाउ अब 94B में कितना डिसला होता है? देखो, सबसे पहले तो अपने को एबिटा ढूंढना पड़ेगा। एबिटा कितना आएगा? देखो 11 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिखता है 11 करोड़। उसमें 9 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। 90 करोड़ का 10%, 9 करोड़ इंटरेस्ट ऐड करो। फिर 5 करोड़ रुपए का उसका जो भी है वो डेप्रीसिएशन ऐड करो। फिर इनकम टैक्स ऐड करो। ये सब करने पर एबिटा आता है 29 करोड़, ठीक है। अब कितना डिसलावेंस होता है? याद करो, डिसलावेंस इज लोअर ऑफ इंटरेस्ट पेड इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा। 30% ऑफ एबिटा कितना आता है? 30% ऑफ एबिटा आता है 29 करोड़ रुपीस। देखो कितना आता है? 29 करोड़ रुपीस 30% ऑफ एबिटा आता है, राइट। अब इंटरेस्ट पेड इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा, यहां पर मैं फिर से लिख के बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 का डिसअलावेंस क्या है? इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा। तो कितना इंटरेस्ट आपने पे किया इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा? बताओ, 30% ऑफ एबिटा कितना आता है? एबिटा है 29 करोड़ रुपीस, उसका 30% कितना आएगा? उसका 30% आएगा 9 करोड़। यस और नो? 29 करोड़ का 30% कितना आता है? कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर लेता हूं। 8.7 करोड़, सॉरी। तो इंटरेस्ट पेड 9 करोड़ माइनस इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा। तो एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा कितना है? 8.7 करोड़ है। तो पॉइंट नंबर 1 का आंसर आएगा 0.3 करोड़। और पॉइंट नंबर 2 का आंसर क्या है बताओ? अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटिटी। कितना इंटरेस्ट पे किया है? इंटरेस्ट पे किया है 9 करोड़। अब दोनों में से जो भी लोअर है उतना डिसअलाउ होगा, तो 0.3 करोड़ डिसअलाउ होगा। तो 9 करोड़ में से 0.3 करोड़ नहीं अलाउ होगा, तो अलाउ कितना होगा? 8.7 करोड़ अलाउ होगा। इसलिए आंसर है पॉइंट नंबर बी। चेक कर लो फटाक से, चेक करो। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर बी। इंटरेस्ट अलावेबल एज डिडक्शन अंडर पीजीबीपी फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वुड बी 8.7 करोड़। कैसे आया? पहले मैंने निकाला, मैं अलग कलर से दिखाता हूं। पहले मैंने एबिटा निकाला, एबिटा का 30% ले लिया। सो इंटरेस्ट बोर्ड पे देखो क्या हाईलाइट कर रहा हूं, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा। तो 30% ऑफ एबिटा 8.7 करोड़ है, इंटरेस्ट 9 करोड़ है, तो उसके ऊपर एक्सेस कितना आता है? 0.2 करोड़, 0.3 करोड़। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपका 9 करोड़ हो गया। दोनों में से जो लोअर है उतना डिसअलाउड, मतलब 0.3 करोड़ डिसअलाउ, मतलब 8.7 करोड़ अलाउ। चेक कर लो, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर
MCQ। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, ये भी टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर ही डाला है इंस्टीट्यूट ने, चलो देख लेते हैं। मिस्टर अर्जुन की इनकम क्या क्या है? मिस्टर अर्जुन टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 5 लाख, तो 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है सेल ऑफ लैंड पे, उस पे कितना टैक्स लगेगा? 20%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है ट्रिपल वन ए वाला, क्योंकि एसटीडी पेड है, देखो तो ट्रिपल वन ए वाला आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, लॉटरी से 1 लाख रुपया कमाया, और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उसका 30,000 रुपीज का। ठीक है, पीपीएफ में भी इन्वेस्ट किया है उसने 1.5 लाख रुपए कुछ। ठीक है, अब उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो बताना है, वो रेजिडेंट है, वो 40 इयर्स का है। अब देखो बहुत आराम से सुनना मेरी बात, एलटीसीजी 5 लाख लिख दिया, ये कौन सा वाला है? लैंड वाला है, 112 में टैक्स होगा। ये एसटीसीजी ट्रिपल वन ए वाला है, ठीक है, ये 15% पे टैक्स होगा, ये 30% पे टैक्स होगा लॉटरी, ये बैंक इंटरेस्ट है, ये छोड़ो। ठीक है, अब ये बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको 80 टीटीए मिल जाएगा, और देखो उसने और इन्वेस्ट किया है पीपीएफ में 1.5 लाख का, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब टोटल अगर उसका चैप्टर 6 से देखो ना, टोटल चैप्टर 6 से उसका 10,080 टीटीए है और 1.5 लाख रुपए का उसका पीपीएफ है, टोटल 1,60,000 है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन के अंदर है ना, ये इनकम और ये इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6 से आप ले ही नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है ना। चैप्टर 6 से इज नॉट अलाउड अगेंस्ट एलटीसीजी, इट इज नॉट अलाउड अगेंस्ट एसटीसीजी अंडर ट्रिपल वन ए, इट इज नॉट अलाउड अगेंस्ट लॉटरी विनिंग इनकम, कैजुअल इनकम्स, नॉट अलाउड। तो मुश्किल से चैप्टर 6 से आपको ये 30,000 ही मिल पाएगा, तो जो मिल रहा है वो तो ले लो, वो तो ले लो। अब बचे हुए 8 लाख के ऊपर टैक्स लगाओ। ठीक है, अब जो 8 लाख रुपया है, ठीक है, 8 लाख रुपया, क्या, अब सुन लो एक और पॉइंट है इसके अंदर, एक और ट्विस्ट है, क्या इसके अगेंस्ट आपको 2.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलता है, रेजिडेंट्स को मिलता है, इसके अगेंस्ट भी मिलता है, इसके अगेंस्ट नहीं मिलता है। अब गिवन है चॉइस, इसके अगेंस्ट लेना अच्छा है क्या इसके अगेंस्ट? देखो इसके अगेंस्ट लेना अच्छा है, क्योंकि ये 20% पे टैक्स होता है ना, इसलिए उसके अगेंस्ट 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लेना ज्यादा अच्छा है। ये 15% का टैक्स लगता है ना, तो इसके अगेंस्ट मत लो, इसके ऊपर 15% भर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 लाख रुपए के अगेंस्ट 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन ले रहा हूं, और बचे हुए 2.5 लाख पे मैं 20% टैक्स भर दे रहा हूं। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? मेरे पास ऑप्शन है, मैं लॉटरी की इनकम को छोड़ के ये दोनों की इनकम के अगेंस्ट मैं 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ले सकता हूं, मैं इसके अगेंस्ट 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ले सकता हूं, मैं इसके अगेंस्ट भी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ले सकता हूं, लेकिन मैं लॉटरी के अगेंस्ट 2.5 लाख का एग्जेम्पशन नहीं ले सकता, तो मैं नहीं ले रहा हूं। अब इन दोनों में से किसके अगेंस्ट ज्यादा बेनिफिशियल है? एलटीसीजी 20% पे टैक्स होता है, तो उसके अगेंस्ट लो, तो एलटीसीजी के अगेंस्ट मुझे 20% टैक्स लग रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट बेनिफिट ले रहा हूं। ठीक है, मैं दूसरे के अगेंस्ट नहीं ले रहा हूं। मैंने एलटीसीजी के 5 लाख के अगेंस्ट 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया, और बचे हुए 2.5 लाख के ऊपर मैंने 20% टैक्स भर दिया, तो ये 50,000 आएगा। अब जो एसटीसीजी है उस पर 15% टैक्स भर दिया, तो ये आ जाएगा 30,000, और जो बचा हुआ इनकम है लॉटरी, उस पर 30% टैक्स भर दिया, तो ये आ जाएगा 1 लाख। अब इन तीनों का टोटल अगर मैं मारूं तो ये आ जाएगा 1,10,000। अब 1,10,000 पे 4% सेस मारो, तो आंसर आ जाएगा 1,14,400 रुपए। चेक कर लेना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुन लेना मैंने क्या किया हूं। मेरे पास ऑप्शन था 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लेने का, इसके अगेंस्ट भी ले सकता हूं, इसके अगेंस्ट भी, लेकिन मैं 20% वाले को पहले नॉक ऑफ करूंगा, क्योंकि वहां ज्यादा टैक्स लग जाएगा, पहले उसको नॉक ऑफ करो, फिर 15% वाले को नॉक ऑफ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। बट लॉटरी के अगेंस्ट आप 2.5 लाख का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हो, वो फ्लैट टैक्सेबल है 30% पे। तो चेक कर लो, 50,000 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 4% सेस, यू विल गेट 1,14,400। तो ये है आपका एमटीपी सीरीज नंबर 1। मेरा कमिटमेंट पार्टली पूरा हो गया है, जैसे एमटीपी सीरीज 2 आ जाएगा मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।